हेलो फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये साउंड वाला जो चैप्टर है इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन है। तो 9 सीबीएसई को भी है ये, 9 स्टेट बोर्ड को भी है ये। तो दोनों को मिलके सेम चैप्टर है, टॉपिक भी सेम है, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन दोनों स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड इसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी जब आप 11-12 में जाओगे तो फिर से आपको ये साउंड चैप्टर पढ़ना है, तो ये डेफिनेशन आपको लगेगा। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, डिप्लोमा में जा रहे हो, तो तब भी आपको ये कंसेप्ट लगेगा, इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वेव क्या है, तो वेव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है। फिर उसके हमने टाइप्स देखा, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। ट्रांसफर वेव में होता है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल 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 वेव्स में होता है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ट्रांसवर्स वेव्स में होता है आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है। तो ये हमने देखा। तो अभी हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स में कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, कुछ डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स है, तो वो टर्म्स हम देखेंगे क्या है। तो ये एक मैंने वेव फॉर्म निकाला है। ठीक है। स्टार्ट हो रहा है इधर से, यहाँ से लेके इधर, तो ये ऊपर वाला पार्ट, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ये रहेगा आपका टाइम। ठीक है। तो ये एक वेव है। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या पहला डेफिनेशन है व्हाट इज़ मीन बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो इट इज़ द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। ये यहाँ से लेके यहाँ मैंने स्टार्ट किया, तो ये वेव आपका एक कंप्लीट कब होगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये होता है हाफ वेव, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा आपका पूरा वन कंप्लीट वेव। ठीक है। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, दैट इज़ कॉल्ड एज वेवलेंथ। या इसका दूसरा भी डेफिनेशन है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। हाँ, मतलब क्या सर, अगर मैं ये निकालूं वेव फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे दिस इज क्रेस्ट, इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट। ये रहेगा ट्रफ, ये रहेगा ट्रफ। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। तो ये एक क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। या अगर ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो इसमें का जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस को बोलेंगे हम वेवलेंथ। ठीक है। द वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा। इसको हम दिखाते हैं ये लेटर से, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है। दिस इज ग्रीक लेटर, तो ग्रीक लेटर में इसका मतलब है लैम्डा। तो वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा। वेवलेंथ का यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट होता है मीटर। सीजीएस यूनिट जो रहता है वो रहता है सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन हमको एसआई मीटर ही याद रखना है। तो वेवलेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, तो वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से, तो इसका एसआई यूनिट रहेगा मीटर। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, तो एम्पलीट्यूड मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है सर, मतलब क्या, डेफिनेशन ड्रॉ करके बताओ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। अगर मैंने ये एक वेव निकाला, ये हो गया आपका एक कंप्लीट वेव। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा। नीचे अगर देखोगे तो यहाँ रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। तो मैक्सिमम कहाँ रहेगा, तो मैक्सिमम ऑब्वियस है, देख के पता चलेगा। तो मैक्सिमम रहेगा आपका सेंटर में। अगर यहाँ बात करूँ तो इधर रहेगा, यहाँ पे बात करूँ तो इधर रहेगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है
ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन इन इधर केस, या तो इधर नहीं तो इधर। तो जब ऐसे होगा वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड। तो सिंपल शॉर्टकट में याद रखना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर नेक्स्ट एम्पलीट्यूड आपका फिर क्या डिटरमाइन करता है, द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब आप कितने जोर से बात कर रहे हो, कितना सॉफ्टली बात कर रहे हो, तो ये हमको कैसे पता चलता है, तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड। तो याद रखना, द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। ये कौन डिटरमाइन करेगा, एम्पलीट्यूड। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे दो वेव निकाला है, एक किसके लिए, एक है सॉफ्ट साउंड के लिए और एक है आपका लाउडर साउंड के लिए। तो अगर सॉफ्ट साउंड रहेगा तो एम्पलीट्यूड कैसे रहेगा, स्मॉल रहेगा। अगर लाउडर साउंड रहेगा तो एम्पलीट्यूड कैसे रहेगा, लार्ज रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम से आपको पता चलेगा, दिस इज सॉफ्ट साउंड, दिस इज लाउड साउंड, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड, और इधर क्या रहेगा आपका, लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना, आपके आवाज़ का लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस कौन डिटरमाइन करता है, तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हर इसमें अलग अलग है। अभी यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन है तो इट इज़ रिलेटेड टू वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप आगे जब पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया है। अभी हम पढ़ रहे हैं वेव्स रिगार्डिंग, तो इन दिस फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। आ रही बात समझ में, वेव्स का मतलब अभी हमने देखा ये वेव्स है। ठीक है, तो एक कंप्लीट वेव मतलब क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 सेकेंड में मैं कितना वेव्स कंप्लीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, इसको हम लिखते हैं ऐसे, इट इज यूनिट इज हर्ट्ज, या इसको हम लिखते हैं एच जेड। एच रहेगा कैपिटल, जेड रहेगा स्मॉल। ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इन्वेंट किया, तो इसलिए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय लेटर वी, क्या कुछ टेक्स्ट बुक में इसको वी से डिनोट किया है, सीबीएसई के बुक में अगर देखोगे तो इसको वी से डिनोट किया है। अगर आप स्टेट बोर्ड के बुक में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया है ये वाले लेटर से, दिस इज कॉल्ड म्यू। तो म्यू से याद रखो या वी से याद रखो, एक ही बात है। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय लेटर वी और म्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/t और म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/t। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, 1/t, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड बाय पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या रहेगा, हर एक के लिए अलग अलग रहेगा। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज़ है, तो फ्रीक्वेंसी का अलग अलग वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है, तो ये आपके साउंड का पिच कैसा है, छोटा है मतलब सॉफ्ट है या हार्श है, तो ये डिटरमाइन कौन करता है, आपका फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लाउडनेस ऑफ और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड कौन डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड। वैसे ही आपके साउंड का पिच ये कौन डिटरमाइन करेगा, तो ये डिटरमाइन करता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है, अगर आपके आवाज़ में एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इट इज़ कॉल्ड एज टोन। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज टोन। नोट का मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज को क्या किया हमने, मिक्स किया, तो उसको हम बोलते हैं नोट। बट इट इज़ प्लीजेंट टू लिसन। ठीक है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी तो हमने बहुत सारा मिक्स कर दिया, फिर आप बोलोगे कि सर मिक्स कर दिया तो फिर वो हार्श साउंड होता है क्या, मतलब वो कानों को तकलीफ देता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, वो सुनने के लिए अच्छा लगता है ना, तो उसको हम बोलते हैं नोट। अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कुछ बजाते रहोगे तो आपको ये नोट का मतलब समझेगा। तो नोट अगर हम सुनते हैं तो वो कानों के लिए अच्छा होता है, इट इज़ प्लीजेंट। बट
अगर नॉइज़ रहेगा तो नॉइज़ का मतलब क्या रहता है, अनप्लीजेंट साउंड। ये 8 चैप्टर में हमने देखा है, लेकिन अभी इसमें दिया है टेक्स्ट बुक में तो मैंने बस जस्ट बताया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है, पिच। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी उसको क्या बोलते हैं हम, नोट। अ साउंड ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज बट विच आर प्लीजेंट टू हियर उसको क्या बोलते हैं हम, नोट। और इधर भी नॉइज में भी क्या रहेगा, बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज रहेगा लेकिन वो दीज आर अनप्लीजेंट टू हियर, वो हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो हम क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ कॉल्ड नॉइज। तो ये है, दिस इज रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा हमने वेवलेंथ, ठीक है। वन कंप्लीट वेव या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा जिसका यूनिट होता है मीटर। फिर हमने देखा एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम ऊपर भी हो सकता है, अगर वेवलेंथ में हम देखेंगे नीचे भी हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा, मैक्सिमम। और फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है। फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला आगे लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला है इसका v इज इक्वल टू 1/t या म्यू इज इक्वल टू 1/t। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड सिंबल है इसका t, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। देखो सेम घुमा फिरा के फ्रीक्वेंसी का बस उल्टा, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, है ना। एक वेव कंप्लीट करने के लिए कितना पीरियड लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। और एक वेव मतलब जस्ट आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टी का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जैसे अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू क्या लिखा, 1/t। तो अगर v का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/t है तो t का फॉर्मूला क्या होगा, t जाएगा ऊपर, v आ जाएगा नीचे, तो t इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/v। या अगर जिसके टेक्स्ट बुक में म्यू इज इक्वल टू लिखा है 1/t, तो यहाँ पे क्या होगा, t जाएगा ऊपर, म्यू आ जाएगा नीचे, तो t का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/म्यू। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसका यूनिट क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर सेकेंड। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड को स्पीड मतलब क्या रहेगा, वेलोसिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन है, अच्छे से देखना। अभी मैं ये सीबीएसई वालों को बोलता हूँ, स्टेट बोर्ड वालों का इसके बाद वाला जो रहेगा तो उसके बाद बोलता हूँ, सीबीएसई वाले इस पे कॉन्सेंट्रेट करना कि स्पीड ऑफ साउंड और उसमें फिर रिलेशन क्या है, क्योंकि अलग अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह सेम, सब सेम है, बस सिंबल थोड़ा अलग है, इसके लिए फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड, द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन वेव सच एज कॉम्प्रेशन और रेयरफ्रैक्शन ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ साउंड। ध्यान से देखना, देखो फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन ये हमने देखा था, और सक्सेसिव कॉम्प्रेशन को बोलते हैं हम वेवलेंथ, यहाँ पे रहेगा वेवलेंथ। तो क्या है देखना, द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कॉम्प्रेशन और रेयरफ्रैक्शन ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो स्पीड को हम क्या लिखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपने मोशन चैप्टर में भी देखा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन तो स्पीड के लिए अभी मैं यहाँ पे देखना, सीबीएसई वाले स्पीड के लिए यहाँ पे सिंबल लिया है उन्होंने म्यू, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू म्यू। डिस्टेंस अभी क्या होगा, द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कॉम्प्रेशन और रेयरफ्रैक्शन ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम। तो एक पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और एक पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मतलब एक पूरा वेव, और पूरे वेव को क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। तो मैं यहाँ पे लिखा म्यू इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। आई बात समझ में। तो डिस्टेंस की जगह मैंने लिखा वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेवलेंथ का सिंबल क्या है, लैम्डा, तो यहाँ पे लिखा लैम्डा अपॉन टी। फिर ये टी को मैंने कैसे लिखा, 1/t इंटू लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू लैम्डा, ठीक है। वापस अलग से समझाता हूँ, देखो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है।
यहाँ पे स्पीड के लिए क्या लिया है, म्यू लिया है एज पर सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो और डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, एक पूरा वेवलेंथ रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेवलेंथ अपॉन टाइम के लिए लिखूंगा टाइम, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा, टाइम का सिंबल है टी। तो मैंने ये ऐसे लिखा, ठीक है। अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3/2 है तो 3/2 को मैं कैसे लिखता हूँ, 3/1/2 लिख सकता हूँ। ये 2 अपॉन में है तो मैंने बस उसको पीछे लिया, तो 3/1/2। अगर 4/5 है तो बोलो कैसे लिखोगे, 4 को लिखूंगा पहले और 5 को कैसे लिखूंगा, 1/5। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखो क्या होगा। तो लैम्डा अपॉन टी है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लैम्डा को लिखूंगा मैं पहले और टी अपॉन में है तो ये क्या आ जाएगा, 1/t। सर ऐसे क्यों किया, अभी आपको समझेगा। तो ये लैम्डा इंटू 1/t, अभी जस्ट हमने देखा 1/t को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा था v एज पर सीबीएसई सिलेबस, सीबीएसई टेक्स्ट बुक। तो म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, लैम्डा इंटू वी। तो म्यू इज इक्वल टू वी को पहले लिख लो, तो म्यू इज इक्वल टू रहेगा आपका v इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, म्यू इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको लगेगा, या जब हम इसको आपको डेरिवेशन भी आता है 2 मार्क्स के लिए, तब आपको ये डेरिवेशन लिखना है, क्या रहेगा, म्यू इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर ये वही है, तो दिस इज़ फॉर सीबीएसई। तो सीबीएसई वालों के लिए बस ये वाला थोड़ा सा, ये वाला पार्ट क्योंकि फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला भी नहीं, सिंबल अलग है, उसके लिए फिर आपके लिए थोड़ा अलग है। अभी आप बस कॉपी कर लो, चलो 1 मिनट देता हूँ। ये वाला डेफिनेशन लिख लो पहले सीबीएसई वाले, फिर स्टेट बोर्ड वालों को बोलता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाला लिख लो, म्यू इज इक्वल टू वी लैम्डा, अच्छे से लिखना। ठीक है, अभी स्टेट बोर्ड वाले ध्यान देना, ठीक है। आपके इसमें अभी उधर दिया था स्पीड ऑफ साउंड, इधर ही उन्होंने दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड, सेम है। देखो डेफिनेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो कुछ भी नहीं है, सेम डेफिनेशन डाला है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब ये टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर आप बोलोगे कि सर चैप्टर में तो हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखा है, लेकिन वो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डिस्टेंस मतलब क्या रहेगा, वेवलेंथ रहेगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस किया मतलब क्या रहेगा, 1 कंप्लीट वेव। तो डिस्टेंस के लिए लिखेंगे वेवलेंथ अपॉन टाइम। फिर वेवलेंथ का सिंबल तो सेम है लैम्डा,
टाइम के लिए क्या लिखेंगे हम, टी। और अभी यहाँ पे बस स्टेट बोर्ड के बुक में वेलोसिटी को बराबर उन्होंने v लिया है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। फिर जैसे मैंने अभी बताया t को मैं बाहर लूँगा तो वो क्या हो जाएगा 1/t इंटू क्या रहेगा आपका लैम्डा, या आप लैम्डा को पहले लिखो t को बाहर लो, एक ही बात है। और 1/t को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू क्या रहेगा म्यू इंटू लैम्डा। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो v इज इक्वल टू रहेगा म्यू लैम्डा। तो ये डेरिवेशन आता है आपको 2 मार्क्स के लिए, दोनों को, CBSE रहेगा या स्टेट बोर्ड के लिए रहेगा। ठीक है, देखो फिर से एक बार एक शॉर्टकट में बोल देता हूँ। CBSE के लिए क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और स्टेट बोर्ड के लिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड के लिए उन्होंने लिया है म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा, 1/t का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी लिया है v, तो म्यू इज इक्वल टू v लैम्डा। ठीक है, तो दिस इज फॉर CBSE। स्टेट बोर्ड के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेट बोर्ड के लिए वेलोसिटी को लिया है v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, सेम टू सेम। तो v इज इक्वल टू लैम्डा को लिया बाहर तो 1/t, तो v इज इक्वल टू लैम्डा, और 1/t को स्टेट बोर्ड में लिखा है म्यू, तो v इज इक्वल टू रहेगा म्यू लैम्डा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसा जिसको जो पार्ट है वो पार्ट आप कॉपी कर लो। ठीक है, तो बाकी तो सब डेफिनेशन वगैरह सब कंसेप्ट सेम है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये बस बेटा अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो ये रहेगा दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। क्या क्या देखा हमने, पहला कैरेक्टरिस्टिक था वेवलेंथ, फिर हमने देखा एम्पलीट्यूड, फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी, फिर हमने देखा टाइम पीरियड, फिर हमने देखा एक केस में हमने देखा स्पीड ऑफ साउंड, एक केस में हमने देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड, और फिर स्पीड ऑफ साउंड मतलब क्या, म्यू v और लैम्डा में क्या रिलेशन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो v म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन है, तो ये हमने देखा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलो लिख लो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।